गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। जो आज हमारा टॉपिक है वो है जैव विकास। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, मेंडल्स के लॉ पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लिंग निर्धारण पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जैव विकास। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे होने वाले क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीवों से जब क्या बन जाते हैं, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, और इस एक कोशिकी से बहुकोशिकी बनने तक का जो लंबा पीरियड है, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों के जो बनने का सफ़र है तो लाखों करोड़ों वर्ष का है, और उसको ही हम क्या कह देते हैं, जैव विकास कह देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चित्र में देख रहे हैं आप। ठीक है, चित्र में देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बीटल्स हैं और कुछ कौवे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले उसमें पढ़ा था कि जो जैव विकास होता है वो विभिन्नताओं के कारण, ठीक है, कुछ जो जीव होते हैं उनमें उसके डीएनए में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आती रहती हैं और विभिन्नताओं के कारण नई स्पीसीज बनती रहती हैं। जैसे आप अपने माता पिता की क्या है, संतान हैं। ठीक है, तो क्या है, आप अपने माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि उनके कार्बन कॉपी नहीं है। कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आप में पाई जाती हैं, और यही विभिन्नताएं हमको वातावरण के लिए क्या करती हैं, अनुकूलित करती हैं, और इन्हीं में धीरे धीरे परिवर्तन के कारण क्या होता है, हम क्या करते हैं, और ज़्यादा डेवलप होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस चित्र में देखिएगा आप कि इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, पहले क्या दिख रहे हैं, सारे ही रेड कलर के बीटल दिख रहे हैं। ठीक है, और पहली जो कंडीशन है इसमें देखिए, इसमें क्या है, ज़्यादातर जो है वो क्या है, लाल बीटल हैं, और एक जो है इसमें हरा बीटल है। ये वाले चित्र में देखेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो बीटल हैं वो क्या है, रेड कलर के हैं, और एक ही ऐसा बीटल है जो ग्रीन कलर का है। ठीक है, और इन बीटलों को खाने के लिए क्या आते हैं, कौवे आते हैं। और ये पाए कहाँ जा रहे हैं, झाड़ियों में, हरी झाड़ियों में पाए जा रहे हैं। तो कॉमन सी बात क्या है कि अगर ये हरे पत्ते होंगे तो जो हरी एक बीटल थी वो क्या हो जाएगी, छिप जाएगी, या वो दिखाई नहीं देगी, और जो लाल बीटल हैं वो क्या होंगे, आसानी से कौवों को दिखाई देने लगेंगे, और वो कौवों का क्या हो जाएंगे, भोजन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जो लाल बीटल थे वो धीरे धीरे कम होते चले गए, और जो ग्रीन बीटल थे, हरे बीटल थे, वो क्या हो गए, हरा जो कलर है वो कैसा हो गया, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि आनुवांशिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो हरे बीटल हैं उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ते चलेगी, और लाल बीटलों की संख्या क्या हो गई, कम से कम हो गई। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी हमारे जो लाल बीटल हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या हो गई है, सर्वोत्तम हो गई है, और इसमें से सारे ही जो लाल बीटल थे वो गायब हो गए हैं, और एक हरे बीटल वाली क्या होगी, नई प्रजाति बीटल की बन गई। ठीक है, दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो लाल बीटल है उसमें अचानक उत्परिवर्तन हुआ, और एक नीला बीटल, यहाँ पर को एक नीला बीटल क्या आ गया है, इसमें अचानक से उत्परिवर्तित हो गया। यानी कि जैसे ऊपर हरे में हुआ था, यहाँ पर क्या हो गया, इसका कलर नीला हो गया, बाकी शेष क्या हो गए, रेड हो गए। ठीक है, क्योंकि ये झाड़ियों में पाए जा रहे हैं, तो एक दिन अचानक हाथी आया, और हाथी ने क्या करा, यहाँ पे पैर रखा, तो जितने भी रेड बीटल थे वो हाथी के पैर के तले क्या हो गए, कुचल गए, और जो नीले बीटल थे वो क्या हो गए, बचे रहे। तो इससे क्या हो गया कि जो रेड बीटल थी उसकी जो नई प्रजाति बन गई वो कैसी बन गई, ब्लू बीटल की बन गई। ठीक है, पहले वाले में क्या था, ग्रीन बीटल बने, दूसरे में क्या बने, नीले बीटल बने, जबकि हमने शुरू में क्या लिए थे, सारे ही रेड बीटल लिए थे। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ विभिन्नताओं के कारण, कलर की विभिन्नताओं के कारण इनका नई प्रजाति में वही कलर हो गया जो इसमें विभिन्नता आई थी। ठीक है, थर्ड में पोजीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, लाल बीटल है और हेल्दी बीटल है। चूँकि जिन झाड़ियों में ये पाए जा रहे थे, अगर वहाँ पे रोगग्रस्त पत्तियाँ हो गई तो क्या होगा, पोषण की कमी हो गई, और ये क्या हो गए, कुपोषित बीटल बन गए। ठीक है,
एक पीढ़ी में भी कुपोषित, दूसरी पीढ़ी में, लेकिन जब क्या हो गया, उन पत्तियों का रोग चला गया और फिर से क्या हो गया, हेल्दी बीटल बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वातावरण का भी किसी जीव की नई प्रजाति बनाने में वो क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि कोई भी जीव अपने को वातावरण में क्या करता है, अनुकूलित करता है, तो ही वो क्या रहता है, जीवित रह पाता है। और विभिन्नताएं उसमें क्या करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो विभिन्नताएं समझ गए। विभिन्नता क्या हुई, किसी जीव में आने वाली जो परिवर्तन है वही क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं कहलाते हैं। और जो विभिन्नताएं होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वंशागत हो जाती हैं। ठीक है, और नए जीवों का क्या करती है, निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो जीवन की जो चार्ल्स डार्विन थे, जैसा कि हमने जैव विकास में पढ़ा था अभी, कि क्या हो रहा है कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का क्या है, निर्माण हो रहा है। तो ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, यानी कि डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या करा, जब वो 22 वर्ष की उम्र के थे तो उन्होंने क्या करी, बहुत एक समुद्री यात्रा करी और उस यात्रा से उन्होंने दक्षिण अमेरिका के विभिन्न द्वीपों में गए और वहाँ पर उन्होंने क्या करे, पेड़ पौधों का अध्ययन किया। ठीक है, जीवों का अध्ययन किया, यानी कि जैव विविधताओं का अध्ययन किया और एक बुक लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या करा, सारी ही विभिन्नताओं का जिक्र किया और ये अनुमान लगाया कि जो जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीवों से ही निर्मित होते हैं। और कुछ जीवों में आपस में समानताएं होती हैं और कुछ जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और लेकिन जो विकास है वो कैसा हुआ है, धीरे धीरे क्रमिक हुआ है। ठीक है, और इसी के समकालीन जो थे मेंडल, उन्होंने भी क्या कहा था कि कुछ लक्षण क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं। तो वो क्या थी, अनुवांशिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब दोनों ने तो अपने सिद्धांत दे दिया। ठीक है, क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में डार्विन ने क्या किया, प्राकृतिक वर्णधारा, यानी कि जो प्रकृति है वो क्या करती है, जीवों का चुनाव करती है। उन्होंने जैव विकास को बता दिया और गेकर जॉन मेंडल ने क्या बताया था, अनुवांशिकता को समझा दिया। अब प्रश्न उठता है कि जो डार्विन थे उन्होंने ये तो बता दिया कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है, सरल जीवों का विकास किससे हुआ है से ही क्या हुआ है, जटिल जीवों का विकास हुआ है। ठीक है, पर दोनों ही ये बताने में असमर्थ रहे। कौन कौन, जैसे हमने कहा ना, मेंडल ने क्या किया, अनुवांशिक लक्षणों का विकास किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि जो लक्षण होते हैं हमारे, जो कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, और डार्विन ने क्या बताया कि जो सरल जीवों से ही जटिल जीवों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, अब इस धारणा को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक साइंटिस्ट थे हॉल्डेन। ठीक है, हॉल्डेन और ओपेरिन, उन्होंने क्या करी, एक परिकल्पना करी कि जो आदिकाल का जो वातावरण रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी क्या थी, पहले आग का गोला थी और वो धीरे धीरे ठंडी हुई। तो उस वक्त क्या थी, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गैसें थी, जैसे मीथेन थी, ठीक है, अमोनिया थी, हाइड्रोजन थी। तो उन गैसों ने ही क्या किया होगा, आपस में मिलकर क्या किया होगा, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, अकार्बनिक तत्वों से ही कार्बनिक तत्वों का क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ। ठीक है, ये सिर्फ परिकल्पना थी, लेकिन इस परिकल्पना को किसने, मिलर ने। ठीक है, मिलर ने 1953 में, ठीक है, स्टैनली एस मिलर ने 1953 में अपने प्रयोगों के द्वारा प्रयोगशाला में, ठीक है, उन्होंने क्या करा, ऐसे उपकरण लिए और प्रयोगशाला में क्या करा, प्राचीन काल का ही वातावरण क्या करा, क्रिएट कर दिया। जिसमें उन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि जो गैसें थी, वो जो आदिकालीन गैसें उस वक्त रही होंगी वो लिया और एक क्या करा, वहाँ पे गर्मी उत्पन्न करी। और कुछ दिनों बाद वो देखते हैं कि जो इन अकार्बनिक जो गैसें थी उनसे क्या बन गए, सरल कार्बनिक यौगिक, यानी कि एमिनो एसिड्स बन गए हैं। और इन्हीं एमिनो एसिड्स के कारण क्या हुआ है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल में हुई है, यानी कि महासागर में हुई है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल में हुई है। एक कोशिकीय जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ है। ये थ्योरी किसने दी, चार्ल्स डार्विन ने दी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि अब जो जैव विकास है उसको क्या कर रहे हैं, कुछ सिद्धांतों के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, तो 19वीं सदी में कुछ वैज्ञानिक थे, लैमार्क हो गए, वैलेस हो गए, डार्विन हो गए,
ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज हो गए। उन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए जिनसे कि हम क्या समझ सकते हैं कि प्रकृति क्या करती है, योग्य जीव का चयन करती है और प्रकृति ही वो चीज़ है जो क्या करती है, जीवों का चयन करके उनके डेवलपमेंट में, विकास में आगे को क्या करती है, हेल्प करती है और नए जीवों को क्या करती है, क्रिएट करती है। ठीक है। तो लैमार्क ने कहा कि जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, अंगों के उपयोग और अनुपयोग की बात करें। ठीक है, अंगों का उपयोग और अनुपयोग क्या हुआ कि हम जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो डेवलप हो जाता है और वह क्या हो जाता है, आगे नई पीढ़ी में चला जाता है। ठीक है, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया था कि जो जिराफ है उसकी गर्दन इसलिए लंबी हुई क्योंकि पहले वो छोटे हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन भोजन की कमी के कारण उन्होंने अपनी गर्दन को क्या करा, उचका दिया, यानी कि आगे के पैरों को क्या करा, उन्होंने ऊंचा किया। तो इस वजह से उनकी गर्दन में खिंचाव हुआ और वो क्या हो गए, लंबी गर्दन वाले अगली जनरेशन में पैदा हुए। ठीक है, फिर ये तो क्या था, लैमार्क का क्या था, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। ठीक है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो व्यक्ति जिस अंग का उपयोग ज़्यादा करता है वो अंग विकसित हो जाता है और वो नई जनरेशन में, अगली पीढ़ी में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो परिकल्पना थी ये सही नहीं मानी गई। कुछ चीज़ों में तो ये सही रही, कुछों में नहीं रही। जैसे हम देखते हैं ना कि जो क्या है, बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं जो लोग, उनकी जो अब क्या है कि उन्होंने अपने डोले शोले तो बना लिए, तो यानी कि उन्होंने अपनी भुजाओं को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया है। तो ये गुण क्या होना चाहिए, उनकी संतति में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको अपने लिए अर्जित कर रहा है, ना कि अगली पीढ़ी के लिए। तो ये क्या हो गया, लैमार्क की जो थ्योरी थी वो यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा नहीं चली। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि जो जीव होते हैं प्रकृति उनका चुनाव करती है। ठीक है, जो जीव होते हैं वो क्या करती है, प्रकृति उनका चुनाव करती है। ठीक है, यानी कि वातावरण का जीवों पर क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो भी जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से क्या रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। ठीक है, वातावरण के अनुसार वो क्या करते हैं, अपने को अनुकूलित कर देते हैं और बचे रहते हैं। ठीक, जैसे इसमें हो सकता है कि जैसे नैनीताल और जो ठंडी जगहों के लोग होते हैं वो गोरे होते हैं, और जैसे बिहार है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका वातावरण का उपयोग हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला था कि अर्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, जो तीसरा इन्होंने बोला वो था अर्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि ये बोला था कि जैसे इन्होंने पहला बोला अंगों का उपयोग अनुपयोग, तो इन्होंने क्या करा कि जो जीव किसी लक्षण को अर्जित कर लेता है। ठीक है, जीव जो लक्षणों को क्या कर लेता है, अर्जित कर लेता है, वो नई पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, नई पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो लैमार्क ने क्या दी, 3 सिद्धांत दिए। ठीक है, कौन कौन से थे वो 3 सिद्धांत। पहले लैमार्क ने कहा, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लैमार्क ने क्या कहा, 3 पॉइंट दिए। पहला जो पॉइंट था वो था अंगों का प्रयोग और अनुपयोग। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा, वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, और तीसरा क्या कहा इन्होंने, अर्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, तो लैमार्क की जो थ्योरी थी उसको क्या करा, ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। धीरे धीरे ये क्या हो गई, ये जो थ्योरी थी ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो लैमार्क थे उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उनको देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक प्राणी में संतान उत्पन्न करने की क्या होती है, अपार क्षमता होती है। ठीक है, उन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा कि संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो क्या हो रहे हैं उनमें हर किसी में क्या होती है, रिप्रोडक्शन की पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि एक जो सीप है वो क्या कर रही है,
बहुत ज़्यादा अंडा वो क्या दे सकती है, समुद्र में दे सकती है। लेकिन जब तक कि वो क्या होंगे, बड़े होंगे, उसमें से कुछ ही सीप क्या होते हैं, बच पाते हैं, क्योंकि उनको क्या होते हैं, जो परभक्षी होते हैं, मेंढक हैं, छिपकलियाँ हैं, वो क्या कर देती हैं, खा लेती हैं। तो इसलिए उनकी जो संख्या है वो क्या हो जाती है, स्थिर रहती है। लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें जो जनन करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, प्रचुर होती है। दूसरा इन्होंने कहा कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता तो बहुत होती है, लेकिन उनमें क्या होता है, जीवन संघर्ष होता है। ठीक है, जीवन संघर्ष किसके लिए होगा, देखिए, जल के लिए होगा, भोजन के लिए होगा, प्रकाश के लिए होगा, और सुरक्षित स्थान यानी कि आवास के लिए होगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही क्या होगा, संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ये संघर्ष कैसा होता है, दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, अपने ही जाति के बीच होता है। ठीक है, जैसे कुत्ते ने 6 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा कि जो कुत्ते का बच्चा पहले आकर माँ का दूध पी लेगा, वो क्या होगा, जीवित रहने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वो हेल्दी हो जाएगा। और जो क्या होगा, स्लो होगा, तो माँ के पास जल्दी से नहीं आ पाएगा, और वो धीरे धीरे कमज़ोर होगा, और क्या हो जाएगा, एक दिन मृत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपनी ही जाति के बीच संघर्ष। दूसरा क्या है कि आपस में जो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं उनके बीच संघर्ष होता है। ठीक है, जैसे कुत्ते के बच्चे को चीता भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, अंतर जातीय संघर्ष भी हो रहा है। एक तो क्या है, अपनी जाति के बीच संघर्ष, दूसरा क्या है, विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष। और इस संघर्ष में जो क्या होता है, बचता है, वही क्या रहता है, जीवित रहता है, और जो कमज़ोर होता है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनकी विभिन्नताएं एंड अनुवांशिकताएं। ठीक है, विभिन्नताएं क्या हुई, जैसे कि अभी हमने बीटल की बात करी थी ना, कि क्या थे, लाल बीटल थी। ठीक है, उनमें से क्या हुआ, एक में उत्परिवर्तन आया तो एक हरा हो गया। पत्तियों के हरा होने के कारण जो हरी बीटल थी वो छुप गई, और लाल बीटल ने क्या हुई, मारी गई। हरी बीटल का जो हरा रंग था वो क्या हो गया, विभिन्नता हो गया, और वो नई पीढ़ी में क्या हो गया, चला गया, यानी कि आनुवांशिक गुण के रूप में चला गया। ठीक है, तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो क्या करती है, नए जीव के जन्म के लिए भी क्या होती हैं, या नए जीव की उत्पत्ति के लिए भी क्या है, आवश्यक है। और ये विभिन्नता एक दिन क्या हो जाती है, एक अनुवांशिक गुण के रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो योग्यतम की उत्तरजीविता है क्या है कि डार्विन के अनुसार क्या है कि जो जीव जीवन संघर्ष में बचा रहता है, ठीक है, वही क्या करता है, योग्य होता है। यानी कि प्रकृति क्या करती है, उसी का चुनाव करती है जो सब में सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे आपकी क्लास में है ना, बच्चे बहुत सारे होते हैं, कुछ ही बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, जो दिन रात मेहनत करते हैं, और वही क्लास में क्या आते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, जो वातावरण के अनुकूल ढल जाता है। ठीक है, और जिसकी क्या है, जीवित रहने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, जो अपने को फिट रखता है, हर परिस्थिति के लिए अनुकूलित कर लेता है, वही क्या रहता है, योग्य। यानी कि जो भी प्रकृति में कोई भी जीव, कोई भी प्लांट जो योग्य होगा, वही क्या रहेगा, बचा रहेगा। ठीक है, और वही क्या होगा, नई जातियों के विकास के लिए आगे हेल्प करेगा। ठीक है, फिर लास्ट इसमें आता है आपका कि वातावरण के प्रति अनुकूल। ठीक है, जैसे अभी हमने आगे वाले में भी बात करी कि जो योग्य होगा वो क्या करेगा, हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेगा। ठीक है, तो जैसे क्या है, भौतिक वातावरण है, चाहे प्रकाश है, रहने का स्थान है, इन सब चीज़ों में, भोजन है, उन चीज़ों में वो क्या करेगा, वातावरण के कारण क्या हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर वातावरण में अपने को ढाल लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बचा रहेगा, और नई जाति के लिए क्या करेगा, नई जातियों को विकसित करने का आधार बनेगा। ठीक है, लास्ट इन्होंने क्या कहा कि जितने भी हमने अभी क्या पढ़े, ये पॉइंट पढ़े, ठीक है, इसमें क्या हो गया कि ये जितने भी पॉइंट है, चाहे वो योग्यतम की उत्तरजीविता हो, चाहे वो अनुकूलन हो, उनसे क्या होता है, हमेशा नई जातियों का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो क्या करा, डार्विन ने छोटी छोटी विभिन्नताओं को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, और ये कहा कि इन्हीं जातियों से क्या होता है, उपजातियाँ बनती हैं। जैसे बिल्ली से क्या बना हुआ है, शेर, चीता, तेंदुआ आदि बना है, जो एक दूसरे के क्या हैं, क्लोजेस्ट हैं, यानी कि बहुत बहुत नज़दीकी संबंध रखते हैं। लेकिन विभिन्नताओं के कारण क्या हो गए, कोई शेर बन गया, कोई चीता बन गया। ठीक है, ये लेकिन इनका जो पूर्वज है वो क्या है, सब बिल्लियाँ हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि क्या है, जो
चीता है या तेंदुआ है वो क्या है, उनकी जो मौसी है वो कौन है, बिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगी, इनमें समानता होती है। वैसे भी देख सकते हैं जैसे आप अपने माता पिता की संतान हैं, जो आप भाई बहन हैं वो क्या होंगे, उनमें कुछ ना कुछ समानताएं होंगी बजाय किसके, कि आपके मौसी के बच्चे या चाचा के बच्चों में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दादा दादी तो एक हैं लेकिन मम्मी क्या है, अलग हैं, और पापा में भी क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन है। ठीक है, तो जब एक जैसे भाई बहन होते हैं तो वो क्या होते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन वो जब चचेरे ममेरे होते हैं तो थोड़ा बहुत उनमें क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बिल्ली जैसे, ठीक है, बिल्लियों से ही क्या है, शेर, चीता आदि का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैट वर्ग के जीव हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अन्य जीवों में भी क्या है, छोटी छोटी विभिन्नताओं के कारण ही क्या होता है, अलग अलग जातियों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, वेगस। ठीक है, जो डार्विन थे उन्होंने तो क्या दिया कि प्रत्येक प्राणी में संतानोत्पन्न की क्षमता होती है। ठीक है, जो कि क्या होता है, लेकिन परभक्षियों के कारण वो संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है। अगर परभक्षी नहीं होंगी तो वो संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, पूरा महासागर भर जाएगा। तो उनमें फिर क्या होता है, जीवन संघर्ष होता है बचने के लिए। फिर विभिन्नताएं आती हैं, जो विभिन्नताएं प्रबल होती हैं वो आनुवांशिक हो जाती हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो जीव योग्य होगा, ठीक है, हर परिस्थिति में अपने को ढाल लेगा। ठीक है, यानी कि बदलते वातावरण में परिवर्तन की क्षमता होगी, वो ही जीव क्या रहेगा, बचा रहेगा। ठीक है, और इन्हीं के जो समकक्ष जो वैज्ञानिक थे वेलिस, उन्होंने भी यही चीज़ें लिखी कि जीवन में संघर्ष होता है जीवों के, और जो योग्य होता है वही जीतता है, और इन सब से क्या होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जैव विकास क्या हो गया कि जीवों में धीरे धीरे क्रमिक होने वाले विकास को ही हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए कि डार्विन ने, वेलिस ने और लैमार्क ने क्या दिए थे, अलग अलग थ्योरीज दी थी। तो उसके बेसिस पे हम जैव विकास को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि जो जैव विकास है उसके क्या प्रमाण हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।